तो आज का चैप्टर बेटा हमारा है चैप्टर नंबर 10 इंडिया एग्रीकल्चर। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आप लोग सुन चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपके सामने। तो यहाँ पर जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं 13 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि ये 13 के 13 क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो दैट इज इनफ फ्रॉम दिस चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और इसी तरीके के यहाँ पे 13 क्वेश्चन है। पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग से, जो कि ब्रीफ आंसर्स में पूछा जाता है, मे बी समटाइम्स 4 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 to 4 मार्क्स में आपको पूछा ही जाएगा। अब इसमें लिखना क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो आप लोग जानते हैं कि फार्मिंग जो है 6 तरह की हमारे यहाँ पे बताई गई इस चैप्टर में। पहला बताएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, अब देखिए पूरा लर्न करके लिखना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि आपको रट्टा मार के लिखना है या फिर जस्ट समझ के लिखना है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात की जाए तो हम जानते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा मुल्क है जिसमें लगभग 70%, एक समय था जब 70-80% तक खेती होती थी, आज ये घटकर अराउंड 58 to 60% तक हो गई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी ये एक नंबर है। तो ज्यादातर किसान जो हमारे हैं ना बेटा छोटे खेतों वाले, वेरी स्मॉल फार्म्स दे ओन। तो छोटे खेत जो होते हैं वो फार्मर्स क्या करते हैं बेचारे, उनका सिर्फ खुद का ही गुजारा हो पाता है उससे, यानी कि वो जो भी उनके खेतों में उगता है वो चीजें वो सेल वगैरह बहुत कम कर पाते हैं, उनका खुद का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। तो ऐसे फार्म प्रोडक्शन, यानी कि ऐसी फैमिलीज जिनके फार्म पे जो प्रोडक्शन होता है उससे सिर्फ उतना ही उनको मिल पाता है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो सके, उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए ही, उनके जीवन यापन के लिए ही उपलब्ध रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब अगर हमारे पास कोई किसान जो है वो छोटे से खेत में अगर गेहूं उगा रहा है और पूरे साल का गेहूं उसको उतना ही चाहिए जितना वहां पे उगा है, तो ऑब्वियसली वो बेचेगा कुछ और नहीं बेचेगा। तो यानी कि किसान जो है वो सिर्फ अपने लिए पैदा कर पाता है, उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरी है ड्राई फार्मिंग। अब ऐसे एरियाज जहां पर बारिश बहुत कम होती है, नाम से ही पता लग जाता है हमको, ड्राई फार्मिंग यानी कि सूखी खेती। अब सूखी खेती में क्या किया जाता है, जहां पर पानी की कम जरूरत पड़ती है, जहां पर पानी कम अवेलेबल होता है, बारिश कम होती है, क्योंकि देखिए टोटली इंडिया का जो एग्रीकल्चर है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के अंदर इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। तो जहां पर रेन, क्या पूरे भारत के अंदर हम देखते हैं कि हर साल रेनफॉल की मात्रा बराबर होती है? होती भी है कि नहीं, ये पक्का पता है हमको? बता सकते हो इस साल बारिश होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी? हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसे में रेनफॉल इनएडिक्वेट है हमारे पास, यानी कि पूरी भरपूर मात्रा में रेनफॉल नहीं रहती है। तो क्या सब जगहों पर इरिगेशन है, यानी कि पानी पहुंचा हुआ है हर जगह पर? बारिश के अलावा अगर हम कैनल सिस्टम की बात करें, कैनल के द्वारा या किसी और साधन से पानी पहुंचा हुआ है हर जगह पर? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बारिश जो है उसकी कमी में, जब बारिश नहीं होती है तो ऐसे में हम ड्राई फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? ड्राई फार्मिंग, जहां पर हम ज्वार, मिलेट, पल्सेस जैसी चीजें लगाते हैं जिनको कम पानी की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो बात? यानी कि पानी की कमी के समय जो हम खेत में जो फसलें उगाते हैं उनको हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो भारत के ज्यादातर पार्ट जो है ऐसे ही हैं जहां पर बारिश कम होती है और वहां पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। नाम से क्लियर हो जाएगा। तीसरा है हमारा वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग, देखिए वेट मतलब होता है गीला, यानी कि ऐसी जगहें जहां पर बहुत बारिश होती है वहां पर जो फार्मिंग होती है उसको हम वेट फार्मिंग कहते हैं। वेट फार्मिंग ऐसी फसलें जिनको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, जहां पर पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, भरे वो इरिगेशन के थ्रू हो या फिर रेनफॉल के थ्रू हो, लेकिन पानी बहुत रहता है। जैसे कि पैडी की बात करें, पैडी मतलब चावल, राइस जो है उसको बहुत पानी चाहिए। अगर आपने कभी राइस का खेत देखा हो तो पानी खेत के अंदर रुका होता है, उसके अंदर उसको लगाया जाता है, जितना सा पौधा होता है अराउंड एक हाथ जितना है, उससे बड़ा थोड़ा सा होगा पौधा, उस पौधे को खेत के अंदर पानी भरा होता है, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष उसके अंदर पानी के अंदर उसको बो रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? आपने सुना होगा कि पौधों को कभी कभी तो पानी ज्यादा डाल देते हैं तो पौधे खराब हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पानी की कमी से ही वो मरते हैं, पौधे पानी ज्यादा डालने से भी मर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पैडी की, तो इसको
पानी ज़्यादा चाहिए। तो वेट फार्मिंग में वो चीज़ें आती हैं, यानी कि ऐसी फार्मिंग जहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए, जैसे कि शुगर केन हो गया, पैडी हो गई, इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब शुगर केन को देखो तो उसके अंदर तो टोटल होता ही वाटर कंटेंट है, गन्ने का रस निकालते हैं तो पूरा पानी तो होता है उसके अंदर, तो दैट इज इट ऑल्सो नीड्स मोर वाटर। चौथे प्रकार की खेती जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको जूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। जूम कल्टीवेशन नाम याद रखिएगा, जूम कल्टीवेशन एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दे बोथ आर सेम। अब जूम कल्टीवेशन क्या है? जब अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में हर जगह पर बहुत लैंड है खेती के लिए। अभी इफ यू आर एजुकेटेड तो आप चलो कुछ शहर में जाके नौकरी कर लोगे, लेकिन एक अनपढ़ आदमी है, किसान है, वो क्या करेगा? उसकी खेती भी बहुत कम है, फसल भी इतनी ज्यादा इनफर्टाइल हो गई है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई है, तो खेती नहीं हो रही। और ऐसा भी तो नहीं है कि सबके पास जमीन है, हर एक किसान के पास जमीन है, ऐसा भी तो नहीं है। ऐसे में जंगलों को काट दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि बहुत लंबे चौड़े एरिया में, सिर्फ 3-4 एकड़ 5 एकड़ में जंगलों को काट दिया जाता है। फिर जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होता है उसको आग लगा देते हैं, जैसे कि उसको क्लीन कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब जंगलों को साफ करके लैंड क्रिएट कर लिया जाता है, प्लेन लैंड, और उस लैंड में वो लोग खेती करते हैं। अब वो लैंड जो है एकदम उपजाऊ होता है। जंगल आपको पता है नेचुरली ह्यूमस, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो वो खुद ब खुद उपजाऊ होती है जमीन। तो जो नेचुरली वो उपजाऊ होने की वजह से वहां पर खेती होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? अब वो खेत में खाद वगैरह डालेंगे नहीं, क्या किया जाएगा? फिर वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, और वहां जाकर वहां थोड़े से एरिया में पेड़ों को काटेंगे, और फिर वहां पे वो खेती शुरू कर देंगे। 3-4 साल 5 साल वहां खेती की, फिर वहां जब फर्टिलिटी कम होगी फिर तीसरी जगह चले गए। तो इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट हुए। इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, या फिर झूम एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज झूम एग्रीकल्चर, तो ऐसा मत लिखना जो झूम झूम के खेती करते हैं उसको झूम एग्रीकल्चर कहते हैं, ये नहीं आना चाहिए आंसर। ठीक है, झूम बराबर झूम, वो गाना सुना होगा आपको। नेक्स्ट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये एक बहुत ही उत्तम किस्म की खेती को कहा जाता है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी एंड केयर। सबसे पहले मनी चाहिए, केयर तो मैं कर लूंगा, मुझे केयर करनी आती है, लेकिन मनी भी तो चाहिए। मैं 24 घंटे पौधे के पास में खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा वहां पे, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करें? तो ऐसी खेती जहां पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है और केयर भी करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यहां पर इतना पैसा क्यों लगता है? स्किल होनी चाहिए आपके पास, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होता है यहां पर बहुत ज्यादा। मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, ये सब चीजें चाहिए कि एकदम फॉरवर्ड किस्म की खेती। इसको हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें नाम अगर लें तो जैसे कि खारेक, खारेक जो आप जानते हैं, वी आर लिविंग इन कच्छ, तो कच्छ के अंदर तो आपको पता है खारेक कैसे हम लोग यूज करते हैं। जब आप जाते हो कहीं पे तो देखते हो खारेक को कितना अच्छे से उनका खेत होता है, फिर खारेक जब पकने वाली होती है तो उसके ऊपर पन्नी, एक पॉलिथीन बांध देते हैं, देखा है कभी बहुत जगहों पे। तो यानी कि उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। और खारेक का जो भाव है वो भी सोचो ना, आप देखो मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको शायद मजा नहीं आए, लेकिन कभी किसी फार्म से, वाड़ी से खरीदो, वहां पर एकदम मीठी मीठी अच्छी अच्छी मिलती है, उसका भाव भी हम डबल भी दे देते हैं, बहुत भाव हम दे देते हैं, लेकिन हमें जो लोग खाते हैं उनको तो बहुत पसंद है, जो नहीं खाता उसकी बात अलग है। तो ज्यादातर गुजरात में बहुत पॉपुलर चीज है। तो खारेक जो है ये भी एक तरह से प्लांटेशन एग्रीकल्चर का हिस्सा है। फिर लेमन लगाया जाता है, कोकोनट हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो, कुल मिला के बगीचे जो होते हैं ना, फल फ्रूट्स के बगीचे, उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब देखिए सब्जी उगा दी तो चलो उग जाएगी, ठीक है, लेकिन आम का बगीचा है तो उसको देखभाल चाहिए, बहुत देखभाल चाहिए। उसके अंदर पक्षी बैठते हैं आगे, उनको भी उड़ाना पड़ता है, वरना आम तो सारे वही खा जाएंगे, जूठे कर देंगे, थोड़े थोड़े साइड से टूक देंगे तो खराब हो जाएंगे, पैसा भी लगेगा,
पूरी एकदम अच्छी देखभाल चाहिए कि कहीं कीड़ा लगा है जरा सा तुरंत उस पर कोई ना कोई दवाई डालो, यानी कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ केयर। तो इसको हम कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके बाद है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में हम कैश क्रॉप्स को ज्यादा उगाते हैं, यानी कि कॉटन हो गया, वीट, मेज एक्सेट्रा, ये चीजों को ज्यादा उगाते हैं। यहां पर कम जगह पर ज्यादा पैदावार की जाती है, यानी कि इस प्रकार का खेती का मेथड जहां पर हम लोग मॉडर्न मेथड्स का उपयोग करते हैं, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में भी हम मॉडर्न मेथड्स का यूज करते हैं, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर और इंटेंसिव में फर्क ये है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ज्यादातर वो बाग बगीचे होते हैं ना, बाग बोलते हैं इसको, ऑर्चिड्स बोलते हैं, जिसमें जहां पर फल फ्रूट वगैरह ज्यादा लगाया जाता है। लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूं हो गया, चावल हो गया एक्सेट्रा, ये चीजें होंगी, लेकिन उनको भी मॉडर्न मेथड से उगाया जाता है ताकि पैदावार ज्यादा हो। उसके लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, उसके लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है, उसके लिए मॉडर्न मशीन्स का यूज किया जाता है ताकि पैदावार बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जा सके। अभी जो सारे मेथड्स देखे हमने, इनमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है वो यही है। एक समय था जब भारत में 70-80% खेती होती, तब भी हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, हमें दूसरों से मांगना पड़ता था। हम 1965 में जो युद्ध हुआ था हमारा चीन के साथ, वो युद्ध हार गए थे, और उस समय हम लोग पूरे तरीके से आत्मनिर्भर नहीं थे। लेकिन आज हम बात करें तो मॉडर्न मेथड्स का यूज करके हम आज इतने ज्यादा सक्षम हो चुके हैं कि हम इतनी फसलें उगाते हैं कि हम एक्सपोर्ट तक करते हैं। वो बात अलग है कि हमारे यहाँ पर खुद के सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है भारत के अंदर ऑलमोस्ट, और उसके बाद भी चीनी हम 40 रुपए किलो खरीदते हैं। वो तो मिस मैनेजमेंट की बात है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ पर हमारे टमाटोज का रेट एक सीजन के अंदर 100 रुपीज केजी पहुंच जाता है, प्याज का रेट एक बार में 100 रुपीज। दिस इज कॉल्ड मिस मैनेजमेंट। वो उसमें कोई ऐसा नहीं खेती नहीं हो रही है। आपने टीवी में देखा होगा ना हजारों बार, किसानों ने टमाटर रोड पे फेंक दिए, बकरियां गाय भैंसे खा रही हैं उसको, और शहर में लोग बढ़ रहे हैं टमाटर खरीदने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड मिस मैनेजमेंट, कि जो वहां से किसान के पास बेचारे के पास किसान 2 रुपए किलो बेचता है और हम 50 रुपए किलो खरीदते हैं। तो बीच वाले लोग जो ना मीडिएटर्स, मिडिल मैन, वो खा जाते हैं सब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिस मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार जो है वो इस तरीके से एक सेटअप नहीं कर पा रही है कि जिससे किसान भी खुश रहे और कस्टमर भी खुश रहे। इसका फायदा बीच वाले लोग खा जाते हैं, वो क्या चीजें खरीद के स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है समस्या। बाकी चीजें भारत के अंदर बहुत होती है, तो आत्मनिर्भर तो हम बन चुके हैं। तो चावल, दाल, सब चीजें, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग ओनली। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, खरीफ, रबी और जायद क्रॉप, इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप या फिर रबी क्रॉप। किसी दो के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, दो में डिफरेंस बताइए। तीनों के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? तो खरीफ क्रॉप की बात करें, खरीफ क्रॉप होती है जो सिंपल एक शब्द याद रखना है हमको, मॉनसून सीजन में होती है खरीफ क्रॉप। और रबी क्रॉप जो है वो विंटर में होती है। और जायद क्रॉप कब होती है? समर में। तो आपको दो याद करने लिए, भारत के अंदर 3 ही सीजन हम मेनली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, खरीफ, रबी और जायद तीनों। तो हमको 2 याद कर लेनी कि विंटर में कौन सी होती है और रेनी सीजन में कौन सी होती है। बाकी तीसरी का तो हम खुद आइडिया लगा सकते हैं। मैच द कॉलम आता है ना, तो 3 ऑप्शन और हमको 2 के आंसर आते हैं, तो तीसरा तो खुद ब खुद मैच हो जाता है। तो वैसे इसके बाद आप इसका टाइम लिख सकते हो। भारत में गर्मी कब होती है आपको पता है, सर्दी कब होती है आपको पता है, बारिश कब आती है मानसून सीजन। तो उन तीनों को आप अपने अपने हिसाब से लिख दो। जो विंटर में होने वाली फसल है वो आपको पता है कि सितंबर के बाद होती है लगभग, यानी कि अक्टूबर नवंबर ले लो। और गर्मियां हमारे यहाँ पर जून जुलाई में बहुत जबरदस्त होती है अराउंड। ठीक है, तो जून जुलाई में, तो सॉरी जुलाई में हमारी बारिश शुरू हो जाती है। तो मार्च अप्रैल से शुरू होती है गर्मी जबरदस्त, और मई एंड तक, जून तक जाती है समझो, और जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है। तो सीजन वाइज उसको बांट दो। फिर कुछ फसलों के नाम 2-2-3-3 हम याद कर लेंगे कि कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो 2-2-3-3 फसलों के नाम याद कर सकते हो। सिर्फ ये याद रखने का कि आप सर्दियों के टाइम में जब आप
कहीं खेतों के बीच में घूमने जाते हैं तो आपको पीले पीले फूल खिले हुए दिखाई देते हैं खेतों के अंदर सर्दियों में। तो क्या होते हैं पीले पीले फूल? मस्टर्ड, सरसों होती है। सर्दियों में खेत जो है वो हरे हरे दिखाई देते हैं, इतना इतने पौधे होते हैं लगभग, वो होती है वीट। तो हम आइडिया से लगा सकते हैं। गर्मियों में जाओगे तो कॉटन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2-3 फसलों के नाम आप याद कर सकते हो जाएगा। आगे हम करेंगे पैडी। पैडी को बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि व्हाट इज पैडी। ठीक है, पैडी भाई कोई पूछे भी आपने पैडी खाया है, बोला मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, पैडी मतलब होता है चावल, वही चावल जो हम सुबह शाम दबाते हैं खाते हैं ना लोग ज्यादातर चावल। भारत में काफी स्टेपल डाइट है हमारी, रोटी सब्जी। जैसे हम नॉर्थ में ज्यादा रोटी खाना पसंद करते हैं, वैसे आप यूपी बिहार में ज्यादा चावल खाते हैं। अगर साउथ इंडिया में चले जाओ तो बिल्कुल ही चावल खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। और कुछ भी बना होता है चावल से ही बना होता है, चावल के आटे से। इडली बना लो, डोसा बना लो, सब चीजें चावल का। और मेरे ख्याल से सिर्फ साउथ इंडिया नहीं, पूरे भारत के अंदर सब चीजें खाई जाती है। ठीक है, तो चावल के बारे में बात करते हैं। तो चावल कैसे उगता है उसके बारे में थोड़ी डिटेल। तो इसमें हमें याद क्या करना है, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया आपकी बुक के अंदर, तो इतना बड़ा पैराग्राफ मैं समझता हूँ कि भी मुश्किल होता है याद करना। ठीक है, तो हम सिंपली देखते हैं। पैडी जो है हमारी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, और हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। याद क्या करना है वो बता रहा हूँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा। मैं वर्ड बता रहा हूँ, बस नोट्स लिख लिया करो। पैडी लिख के उसके नीचे नोट्स डाल दो। तो पैडी जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप है। अब इसका पॉइंट मेन जो आएगा, भारत दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे चाइना आता है। तो चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पता लग गया। भारत में 1/4 हिस्से में इसकी खेती होती है। यानी कि अगर भारत में 100 एकड़ जमीन के अंदर खेती होती है तो उसमें से 1/4 यानी कि 25 एकड़ पे इसकी खेती होती है। 1/4 मिल गए 2 पॉइंट। इसको गर्म क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और नमी वाला, यानी कि एकदम उमस वाला। ये जिस सीजन में बारिश के समय लगाया जाता है तो इतना ज्यादा उस समय घुटन सी होती है, माहौल एकदम। इसका टेम्परेचर अराउंड मिनिमम 20 डिग्री होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए एलुवियल सॉइल जरूरी है। कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। बारिश ज्यादा चाहिए जैसे हमने देखा था कि बारिश ज्यादा चाहिए, कि पानी ज्यादा चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल। ठीक है, अब ये पंजाब हरियाणा में भी बहुत उगाया जाता है, लेकिन पंजाब हरियाणा में बारिश इतनी नहीं होती है। फिर ये क्यों उगाया जाता है? इसको तो बारिश बहुत चाहिए, क्योंकि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। इसलिए हम पंजाब हरियाणा में भी इसको काफी अच्छे से उगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज। इसके अलावा बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ऐसे कुछ स्टेट्स के नाम याद कर लेने जहां जहां होता है। और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि इसको एक एक पौधे को जमीन के अंदर हाथ से लगाना पड़ता है। एक एक पौधा हाथ से बोया, तो उसके लिए प्रॉपर स्किल चाहिए, कितनी दूरी पे लगाना है, तो पूरा मेजरमेंट कैलकुलेशन चाहिए। ये गुजरात में भी उगाया जाता है। इसको उगाने का तरीका थोड़ा सा आप बता सकते हो। ये वाटर लॉक्ड फील्ड होता है, यानी कि पानी जिस फील्ड के अंदर भरा हो उसके अंदर इसको सो किया जाता है। सो करने का मतलब उगाना, लगाना, इसको बोना। तो उसको एक वाटर लॉक्ड फील्ड के अंदर बोया जाता है। बस पैडी के बारे में हमने सारी इंफॉर्मेशन तो ले ली। ठीक है, मेरे ख्याल से 8 से 10 पॉइंट आपके आराम से हो जाने चाहिए। 8 पॉइंट तो हो ही जाएंगे, 2 मार्क में आएगा या 3 में आएगा, इससे ज्यादा नहीं, 4 मार्क में ये नहीं जाएगा। क्लियर टू ऑल? अब हम चलते हैं किंग ऑफ ग्रेन्स की तरफ। वीट, वीट को हम बोलते हैं किंग ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स का राजा ही, क्योंकि भारत में मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है हमारी इसको खाती है, इसीलिए इसे किंग ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है। तो हमारे देश की सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्रॉप है पैडी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है वीट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वीट नॉर्थ इंडियन लोगों का खाना है, ज्यादातर नॉर्थ में वीट का उपयोग किया जाता है। इसको उगाने के लिए
ब्लैक सॉइल भी चलती है और लूमी सॉइल भी चलती है। ब्लैक सॉइल एंड लूमी सॉइल बोथ आर कन्वीनियंट, दोनों ही चलेंगे। इसको बारिश लगभग 75 सेंटीमीटर चाहिए। पैडी को देखो ज्यादा चाहिए थी 100, तो उससे 25 माइनस कर दो, यानी कि 75 तक इसको ले आओ। इसको पानी की रिक्वायरमेंट तो रहती है, लेकिन पैडी से कम रहती है, क्योंकि देखो 100 सेंटीमीटर और 75 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसको भी पानी चाहिए, अच्छी मात्रा में चाहिए। इसके अंदर लेबर यानी कि मेहनत कम लगती है कंपैरेटिवली। हम कंपेयर कर रहे हैं इसको पैडी से, पैडी से इसमें कम मेहनत लगती है। भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये वो जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा वीट उगाया जाता है। और उसमें से आप एक वर्ड तो एक लाइन तो ये भी बना सकते हैं, पंजाब इज नोन एज द वीट बाउल ऑफ इंडिया। भारत का गेहूं का बड़ा कटोरा इसको कहा जाता है पंजाब को। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वीट की पैदावार भारत के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। पहले हम जितना उगाते थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उसका डबल हो गया ऑलमोस्ट। अब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और यूपी में नहीं उगता है ये भारत के अन्य स्टेट्स के अंदर भी उगता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम। ये 3 स्टेट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा उगता है, बाकी जगहों पर भी है, जैसे कि एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल एक्सेट्रा। अब भाल रीजन जो गुजरात का है, ये आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। भाल रीजन गुजरात के अंदर है, वहां पर भालिया वीट, भालिया वैरायटी ऑफ वीट इज वेरी पॉपुलर। ठीक है। अब इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। बहुत सारी चीजें, ब्रेड बनता है, रोटी बनती है, बहुत सारी चीजें आप इससे बनने वाली लिख सकते हो, क्योंकि आप सब लोग बाहर का बहुत खाना खाने वाले, आपको ज्यादा आइडिया होगा कौन कौन सी चीजों में इसका उपयोग होता है। वीट के बाद मैं ले चल रहा हूं आपको कॉटन के खेत में। ठीक है, तो अब हम उगाएंगे कॉटन। जो हम लोग ये कपड़े पहने हुए हैं, ये सब कॉटन से बने, वी ऑल नो दिस थिंग। ठीक है, तो कॉटन के बारे में जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या है। कॉटन जो है कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ मतलब मॉनसून में उगती है। ठीक है, कॉटन जो है वो गुजरात में भी उगाया जाता है। ठीक है, भारत दुनिया में कौन से नंबर पे आता है? 2nd प्लेस। दूसरे नंबर पे आता है कॉटन प्रोडक्ट्स। देखिए हमारे यहाँ पर खेती इतनी होती है कि फर्स्ट सेकंड यही पोजीशन है हमारी। अभी तक हमने 3 चीजें देखी, तो तीनों में हम सेकंड है। कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है भारत के अंदर। क्या कहते हैं कॉटन को? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। कॉटन निकालने के बाद कॉटन की जो सीड रहती है उससे तेल भी बनता है। आपने सुना होगा, देखते हो जब आप मॉल में जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कॉटन सीड ऑयल होता है, ग्राउंडनट ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, फिर राइस ब्रान ऑयल आता है, आजकल मस्टर्ड सीड ऑयल आता है, वैसे ही कॉटन सीड ऑयल भी आता है। देखा है? कुछ लोग घर में वापरते भी होंगे। नहीं, दैट इज कॉल्ड कॉटन सीड ऑयल, जो कि इसके बीज से बनता है। ठीक है, इसके बीज से तेल निकालने के बाद, जो कि हम घरों में खाने में यूज करते हैं कॉटन सीड ऑयल, उसको निकालने के बाद जो पीछे रेजिड्यू बचता है, जो कचरा, उसको जानवरों को खिलाने के लिए चारा बना दिया जाता है। यानी कि कॉटन का हर एक पार्ट यूज होता है। कॉटन निकालते हैं, उससे हम कपड़े बना लेते हैं। उसके बीज जो होते हैं उससे तेल निकाल के बाकी बचा हुआ हम जानवरों को खाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, इसको टेम्परेचर चाहिए 20 से 35 डिग्री, यानी कि गर्म चाहिए थोड़ा टेम्परेचर, 20 डिग्री से 35 डिग्री तक। रेनफॉल कम चाहिए, 30 से 70 सेंटीमीटर। देखिए वीट को चाहिए था 75, ये काफी नीचे आ गया, 30 से 70, यानी कि लेस हो गया, काफी लेस देन एवरेज, यानी 50% से भी कम हो गया। इसको पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये वो जगह हैं जहां पर कॉटन उगाया जाता है। अब गुजरात के अंदर बीटी कॉटन सीड्स बिकने लगी हैं ज्यादा। सुना, बीटी कॉटन बिकता है। पहले क्या होता था, हम लोग
कॉटन सीड्स एक उत्तम किस्म की कॉटन सीड्स हैं जिसको हम बीटी सीड्स बोलते हैं, जो कि गुजरात के अंदर ज़्यादा बिकती थी। इसके साथ साथ वो भारत के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी बिकने लगी हैं जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन इज मोर, इट इज बायोटेक्नोलॉजिकली फॉर्म्ड न्यू काइंड ऑफ सीड्स। ठीक है, जैसे हम लोग, मैंने भी कई बार देखा है कि इसको पैदावार इससे ज्यादा होती है, जो नॉर्मली हम खरीद के लगाते हैं ना कॉटन, उसमें पैदावार इतनी शायद नहीं होती है, और इसमें थोड़ी ज्यादा रहती है, काफी ज्यादा रहती है। हाइब्रिड सीड्स हैं, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स हैं। गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया इन सोन एरिया, प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन। तो गुजरात सबसे ज्यादा कॉटन उगाता है, क्वालिटी के हिसाब से भी और क्वांटिटी के हिसाब से। इसके अलावा दूसरी जगह भी हैं गुजरात के अंदर। आगे चलते हैं किसकी तरफ, अभी चाय पिलाता हूँ, चलो तुम। ठीक है, चाय जो है भारत का फिर से दूसरा नंबर आता है चाय में। सबसे पहला किसका आता है? चाइना का। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया, ये तीन कंट्री जो हैं वर्ल्ड में सबसे बड़े टी एक्सपोर्टर्स हैं। यानी कि इन तीन कंट्री से, इंडिया, श्रीलंका और चाइना, यानी कि एशियन कंट्रीज है तीनों, यही सबसे ज्यादा टी एक्सपोर्ट करते हैं। टी उगाई जाती है पहाड़ी ढलानों पे, जहां पर आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है वहां पर, और 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, यानी कि पैडी से डबल। टी सबसे ज्यादा असम, बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाई जाती है। असम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 70% टी ऑफ द नेशन। बंगाल और असम की बात करें तो भारत के अंदर जो जितनी टोटल टी होती है उसका 75% इन दो स्टेट से आता है। यानी कि ये ज्यादातर पहाड़ी ढलानों पे उगाई जाती है, और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वो पहाड़ी इलाका है। और असम के लिए तो आप जानते हो ज्यादा ही पॉपुलर है चाय के मामले में। चाय का जो पौधा होता है उसमें से पत्तियों को हाथ से तोड़ा जाता है। देखा होगा मूवीज के अंदर, टेलीविजन के अंदर, एडवर्टाइजमेंट में, महिलाएं पीछे बहुत बड़ा टोकरी होती है, उनकी बास्केट होता है, और वो तोड़ती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, हाँ फोटो में दिया हुआ है, तो इस तरह से टी की जो लीव्स है उनको प्लग किया जाता है। आगे देखें हम कॉफी। कॉफी भी जो है वो माउंटेन्स की स्लोप्स पे ही उगाई जाती है, और ये छांव में उगाई जाती है। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना उनकी छांव में इसको उगाया जाता है कॉफी। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट सनलाइट कॉफी के पत्तों पे गिरेगी तो पत्ते झड़ जाएंगे। द कॉफी क्रॉप नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। रेनफॉल चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर, और 15 से 28 डिग्री टेम्परेचर भी चाहिए। कॉफी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसी जगहों पे उगाई जाती है। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटक इज वेल नोन रीजन फॉर कॉफी प्रोडक्शन। Coffee seeds are extracted out of the nuts, grinded, and then it is used as drink. कॉफी को, सीड्स को एक्सट्रैक्ट किया, यानी सीड में से जो पाउडर जो है वो निकाला जाता है जैसे कि, और उसके बाद उसको आप ड्रिंक में यूज करते हैं। कॉफी पाउडर जो आपके घरों में हम यूज करते हैं, भारत में चलने वाली नेस्कैफे है, ब्रू आती है, ऐसी कुछ कॉफी ज्यादा पॉपुलर है। अगला टॉपिक है हमारा, ये 2 मार्क में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, ओनली 2 मार्क। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट जूट। जूट जो है उसमें भी भारत का कितना नंबर आता है? दूसरा ही आता होगा। पेज नंबर आगे जा रहे हैं। सो जूट जो है बेटा, इसमें मैक्सिमम वर्ल्ड में लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि भारत का जो बंगाल का एरिया है नियर अबाउट, यानी कि डेल्टा रीजन है जो ब्रह्मपुत्र नदी का, वहां पर वो रीजन जो है वो कन्वीनियंट है एकदम जूट के लिए। तो जूट उगाने में भारत का सबसे ज्यादा रोल रहा है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे भारत आता है। इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर गोल्ड जैसा था। अब जूट होता क्या है, मेरे ख्याल से बच्चों को नहीं पता। कितने बच्चों को नहीं पता है जूट क्या होता है? हाथ ऊपर करो। एक दूसरे को देख के हाथ ऊपर करते हैं बच्चे आजकल। चलिए मैं बताता हूँ। आपने गेहूं रखने वाली बोरियां देखी? किसी दुकान पे गए होगे तो गेहूं रखने वाली बोरी आती है, ठीक है, और बोरी जिस मटेरियल से बनी होती है ना वो जूट होता है।
उसी मटेरियल से घर में रस्सियां भी बनती हैं। हम कई बार रस्सी लाते हैं घर पे, कुछ गांव में चले जाओ तो खटिया बुनने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। तो दैट इज जूट ओनली। आजकल जूट तो फेमस हो गया है काफी, लेडीज के हैंड बैग्स भी जूट से बनते हैं, होते हैं ना मार्केट में, आप लोग देखते हो। तो दैट इज कॉल्ड जूट। दिमाग में आ गया जूट क्या होता है? जूट उसको बोला जाता है। ये मत बोलना कि झूठ झूठ है, इट इज नॉट झूठ, इट इज जूट। ठीक है। सो जूट जो है इसका उपयोग आजकल तो बहुत सारी चीजें पकाने में किया जाता है, जो कि मैंने नाम आपको 2-4 गिन लिए एग्जांपल, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। भारत जो है भले सबसे ज्यादा जूट प्रोड्यूस करता है, लेकिन बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश वो भी हमें बहुत जबरदस्त टक्कर देता है इस मामले में, क्योंकि आप देखते हो कि बंगाल और बांग्लादेश आजू बाजू पड़ोसी हैं दोनों, और ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इस कारण से वहां भी जूट बहुत होता है, लेकिन वहां लेबर बहुत सस्ती है, सॉरी लेबर बहुत चीप है, जिस कारण से वहां पर भी बहुत अच्छी किस्म का जूट मिलता है। जूट को चाहिए क्या? फर्टाइल सॉइल चाहिए, उपजाऊ मिट्टी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर चाहिए ऑलमोस्ट 30 डिग्री से 40 डिग्री। बारिश ज्यादा चाहिए, लगभग 100 सेंटीमीटर तक। और जूट जो है बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग बंगाल में इसको उगाते हैं, सबसे ज्यादा बंगाल करते हैं जूट। ठीक है। तो 2 मार्क में भी आ सकता है जूट। अब रबर भी यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो कि आपके जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, मतलब आपके भी और हमारे भी। क्यों? क्योंकि बचपन से जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इरेजर का यूज ज्यादा करते हैं, बड़ी बड़ी इरेजर आ गई तो, है ना। रबर एक पेड़ आता है, पेड़ को बोलते हैं लेटेक्स ट्री। उस ट्री में से एक मिल्की एक्सट्रैक्ट निकलता है, मिल्की, उससे रबर बनती है। क्या होता है? एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशन। उस पेड़ में से जो मिल्क निकलता है व्हाइट कलर का, उसके अंदर एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, फिर इसको थोड़ा गर्म किया जाता है, फिर रबर मिलता है। अब रबर कहाँ कहाँ यूज होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा रबर कहाँ बनता है? मलेशिया। मलेशिया के अंदर सबसे ज्यादा रबर मिलता है। ठीक है। भारत की कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए जहां पर रबर ज्यादा अवेलेबल है। आगे हम चलेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स की तरफ। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताओ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? जो डेवलपमेंट हुई है खेती के फील्ड में, उसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या है? आप जानते हो कि हम लोग पहले, अब हम प्राचीन समय के अगर किसान की बात करें तो हमें पिक्चर बनती है दिमाग में, धोती, कुर्ता और सर पे गमछा पहना होगा, ठीक है, यहाँ पर एक पाउडर रखा होगा और खेत में जाता हुआ गाना गा रहे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वो याद आता है ना हमको। फिर हम खेत में उसको काम करते देखेंगे तो हमारे माइंड में आता है एक बैल होगा, पीछे एक हल का एक लंबा सा डंडा होता है जो सिंगल, वो होगा, किसान पीछे उसको हाथता हुआ आगे जा रहा है। फिर दोपहर के समय उसकी वाइफ सर पे रख के ऐसे करते हुए उसके लिए खाना लेकर जा रही है, वही आता ना माइंड में। और जब वहां उसको देखेंगे तो वो उस कपड़े में बंधी हुई रोटी को निकालेगा, रोटी में भी कोई हाई फाई खाना नहीं होगा, रोटी होगी, थोड़ी बहुत शायद सब्जी, अचार और एक प्याज होगा जिसको ऐसे ऊपर से मार के उसको तोड़ लेते हैं और खा लेगा, ठीक है, लस्सी के साथ, छाछ के साथ, ठीक है। वो किसान हमारे माइंड में आता है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वाला जो किसान है ना, वो बदल गया। वो जीन्स टी शर्ट पहन के बढ़िया फार्म ट्रैक ट्रैक्टर पे बैठ के, महिंद्रा ट्रैक्टर पे बैठ के म्यूजिक सिस्टम में कोई बढ़िया सिंगर के गाने सुनता हो, अपने खेत जा रहा हो, सुबह सुबह प्रोटीन शेक पी के, ठीक है। और जब वो खेत में जाके काम कर रहा है तो पीछे बढ़िया हल लगा हुआ है ट्रैक्टर के, ठीक है। जो खेत जोतने में उसको कई दिन लग जाते थे, 2 दिन में वो लंबा चौड़ा एरिया खेत का कंप्लीट करके म्यूजिक गाने सुनते सुनते मजे से पूरा कर, फिर उसको उगाने का काम भी जल्दी हो जाता है। फिर पहले पानी जो लगाया जाता था खेत में, उसमें भी टाइम लगता था। अभी क्या है, जाके बटन चालू करते हैं, पानी पूरे खेत में पहुंच जाता है। कीड़े लग गए तो स्प्रे का सिस्टम भी आता है, बड़ा टैंक होता है पीछे, पंप करते रहो ऐसे ऐसे करके पूरे खेत में स्प्रे कर देते हैं वो लोग। जमीन में फसल अच्छे से नहीं हो रही है, टेस्ट करवाया भाई, इसमें तो भाई
पोटेशियम कम है, पोटेशियम मार्केट से खरीदा, पूरे खेत में छिड़क दिया, हो गया, फसल पक गई। अब कटाई की बारी आ रही है। पहले पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया था, भाई बारिश से पहले मेरा खेत काट देते हैं, फिर मैं तुम्हारे वाले में हेल्प करूंगा, ऐसा होता था। अभी क्या है, बड़ी बड़ी कंबाइन मशीन आती है, बड़ी, पता है आगे एक बड़ा पहिया सा होता है, घूमता रहता है, बहुत बड़ी होती है वो मशीन भाड़े पे ले आते हैं, खेतों में हर जगह अवेलेबल है। खेत में एक बार ऐसे जाएगी तो एक लंबा चौड़ा एरिया साफ, फिर एक बार इधर से आएगी, पूरा खेत एक दिन में, पूरा आधे दिन में तो पूरा खेत साफ, 10 एकड़ 20 एकड़ कितना भी हो, घंटों के हिसाब से काम, ना कुछ अलग करना पड़ेगा, ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, गेहूं अलग भूसा अलग, ठीक है। आप अपना माल डालो ट्रैक्टर के अंदर, ट्रॉली के अंदर, जाके मंडी में बेच दो, हरे हरे नोट जेब में डालो, निकलो। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की स्थिति है। अब जो जो चीजें मैंने बताई वो सब चीजें ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ट्रैक्टर्स, इंप्रूव्ड सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज सुधर गई हैं, मॉडर्न मेथड्स हो गए हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न मशीनरी, ठीक है। ये सब चीजें मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, समझ आया? याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मेरा एग्जांपल याद कर लेना बस, पुराने किसान को आज के किसान से कंपेयर कर देना, तो मेरे ख्याल से ग्रीन रेवोल्यूशन 2 मार्क में आएगा। तो इसके लिए 4 से 5 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हो कि उत्तम किस्म के सीड्स आ गए हैं, फर्टिलाइजर्स, तो ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन।